अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। इस हफ्ते मैंने वीडियो बनाई मेडिटेशन पे, मुराकबा पे, जो मैं ख़ुद भी करता हूँ, मुराकबा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, वज़ाइफ भी करता हूँ, रूहानियत पे भी काम करता हूँ, लोगों के सवाल जवाब होते हैं उन पे भी करता हूँ, लोगों को पानी दम करके देता हूँ और बहुत सारे इसके अलावा भी ज़िंदगी के काम है जो करता हूँ। एक काफ़ी अरसे से एक जिस पे मुसलसल मेरा सिलसिला चल रहा था, हमज़ाद के ऊपर मैं कर रहा था, जिसको कुछ लोग कहते हैं रूह होती है और बहुत सारे लोग कहते हैं हमज़ाद हैं। क्या हमज़ाद को बुला के उससे सवाल जवाब किए जा सकते हैं? इस पे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी इस पे मेरा जारी है, हमज़ाद को बुला के उससे सवाल जवाब करना और उससे बातें पूछना। ऐसे बहुत कुछ सिलसिले हैं। तो बस आप लोगों के प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोग टाइम निकालते हैं, अपने कीमती टाइम में से स्टोरी के लिए वक्त निकालते हैं, स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगती है, मुझे खुशी होती है कि मैं आपके काम आ सका हूँ। जिनकी आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम ताहा सुलहरी है। ताहा सुलहरी मस्कत ओमान में इस वक्त मुकीम हैं, ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और सियालकोट की तहसील पसरूर के साथ उनका गांव है। गांव का नाम उन्होंने कहा ना बताइए। सच्ची कहानी उनकी आप बीती जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने शुरू में तमहीद बांधी तो मैं जस्ट इतना कहूँगा, ताहा सुलहरी भाई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि उन्होंने कहा मैं आपको 10 साल से देख रहा हूँ, रोही टीवी के दौर से देख रहा हूँ, बहुत प्यार के इतने इतने खूबसूरत मेरे बारे में आपने जुमले कहे कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ, आपकी मोहब्बत का, ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का जिससे अंदाज़ा हुआ कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और आपकी घर की ये सच्ची कहानी जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, आपने कहा आपकी ज़ुबान से सुनूंगा तो अच्छी लगेगी। कमरे में रिकॉर्ड करते हुए आप डर भी के अपनी कहानी को, यकीनन वो यादें, वो बातें, बीते पल आपके सामने आ जाते हैं क्योंकि आप भी इस कहानी के अंदर मुसलसल मौजूद रहे हैं। तकरीबन ये कहानी आज से 15-20 साल पुरानी कहानी है, एक घर की सच्ची कहानी। आप तो कहानी को मुझसे ज़्यादा अच्छा आपने सुनाया है, उसकी रीज़न ये है, एक एक लम्हा, एक एक पल आपकी आंखों के सामने गुजरा था। मैंने तो उसको सुना है और कोशिश की है कि उन लफ्ज़ों में उस कहानी को बयान कर सकूं। अच्छा, एक और बात भी मैं अनाउंस करता जाऊँ, आप लोगों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो मैंने, क्योंकि सबकी कहानियाँ प्रोग्राम में शामिल करनी है, मिस किसी की भी नहीं करता, तो हो सकता है मैं हफ्ते में 4 दिन आपको स्टोरी है जो वो सुनाया करूँ आपकी ही फरमाइश पे। और इंशाल्लाह साथ में मुराकबा और मेडिटेशन जो है वो भी मैं साथ साथ लाइव शुरू करता हूँ। ताहा कहते हैं ये एक ऐसे घर की कहानी है जो खुशियों भरा घर था, मोहब्बतों भरा घर था, उस दौर का घर था जिस दौर में इंसान इंसान से प्यार करता था, इंसान एक दूसरे के दुख सुख बांटता था, किसी को परेशान देखता था तो सब कुछ अपना छोड़ के उसकी परेशानी में लग जाता था कि जब तक ये खुश नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वही जिसको मैं मोहब्बतों का दौर कहता हूँ, प्यार का दौर कहता हूँ, गुजर गया वो। मैंने भी देखा उस मोहब्बत के दौर को। लोग बैठते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे, दुख सुख मुसीबत परेशानी बीमारी में ऐसे होते थे जैसे फैमिली की तरह। यार सच्चे लोग थे, अब भी हैं, बहुत कम है। कहानी है एक ऐसी जगह की जहां पे एक नाला बहता था, उसका नाम था नाला डेक। नाला डेक या डेक ये जम्मू कश्मीर की तरफ से आता था और पाकिस्तान में जब यहाँ पे आता था तो उस नाला डेक के बिल्कुल साथ ही जो ताहा हैं, इनके नाना अबू और उनके जो भाई थे उनको भी नाना अबू कहते थे, उनके वहाँ पे घर थे। कुछ ही फासले पे उनकी ज़मीनें थीं। ज़मीनों में यकीनन सी बात है, जिनकी ज़मीनें थीं उस दौर में, जो जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, खेती बाड़ी करते, अपनी ज़मीनों में बेटों को भी साथ लगाते, मुलाजिम भी यकीनन होते थे और ज़िंदगी एक अच्छा गुजर बसर करती। वहीं पे वो जो एक नाले से मुराद गंदा नाला नहीं होता, पानी का साफ़ नाला होता है, नहर जिस तरह होती है उस तरह छोटी जो होती है उसको नाला बोलते हैं।
उस नाले में इतना ज़्यादा पानी आ गया कि इर्द गिर्द के जितने भी मकान थे वो डूब गए। सो नाना और उनके बाकी जो भाई थे उन्होंने फैसला किया कि कुछ ही किलोमीटर के फासले पे जो और अपनी ज़मीनें हैं वहीं पे चल के नया घर आबाद करते हैं। पानी आ चुका था, हर कोई अपने बच्चे, अपनी भैंसें, अपनी जानवर, अपने घर, अपनी छत को महफूज कर रहा था। वहाँ ये फैमिली भी अपने सामान को लाद के रवाना हुई। अपनी ज़मीनों के बीच में एक ऐसी जगह को सिलेक्ट किया जहाँ पे कुछ पहले से दरख्त लगे थे, दरख्तों की छाँव थी। टाली दे तले बह के करिए प्यार दियाँ गल्लां। अब तो टालियाँ ही नहीं बची। उन दरख्तों के साथ उन्होंने अपना एक घर तामीर किया। घर इस तरह तामीर हुआ कि अगर जो ताहा के नाना अबू थे उन्होंने मगरिब की तरफ अपना घर बनाया तो मशरक़ की तरफ बाकी जो उनके दो भाई थे नाना अबू के, उन्होंने दोनों ने अपना घर बना लिया। अब एक कोना बचता था तो वहाँ पे गांव के एक और फैमिली थी, उन्होंने आके साथ में घर लिया। अब 4 घर बन चुके थे ऐसे, जिस तरह मुरब्बा शक्ल में होते हैं। कनाल के यानी 4 कनाल के वहाँ पे घर बन चुके थे। टोटल 4 कनाल, कनाल पे 3 घर इनके नाना अबू के थे और चौथा कोई और था जिसको उन्होंने इजाज़त दे दी थी। उनका घर भी डूब गया था कि तुम भी ज़रूर यहाँ पे मकान बनाना चाहते हो तो बना लो। नाना अबू का घर था, उनके साथ किसी और का घर था, बैक साइड पे 2 उनके और भाइयों का घर था। ये एक प्यार का घर था, मोहब्बत का घर था। रिश्ते भी कुछ इस तरह हुए थे कि जो मामू तो काफ़ी थे, जो 2 मामू और जो 2 खालाएँ थीं, दूसरे भाई को इस तरह वटा सटा जब उस वक्त होता था, आजकल तो बहुत ख़त्म हो गया, इस तरह का वटा सटा था कि जो नाना अबू के 2 बेटे थे उन्हीं की शादी एक और भाई की 2 बेटियों के साथ कर दी गई थी। और जो जिस घर से 2 ख़वातीन ब्याह के आई थीं उसी घर को 2 औरतें भी अपनी दी गईं। इसी तरह इनके 2 मामू और 2 खालाएं जिस घर में उनका ब्याह हुआ था उनके भी इसी तरह 2 औरतों का और 2 मर्दों का इसी घर में निकाह हुआ था। सो यूं 4 लोग थे जो जुड़ गए थे निकाह में। 2 मर्दों के बदले दोनों ने एक दूसरे को औरतें दी थीं। इसी तरह खालाओं की भी शादी हो गई। हफ्तों का दौर था, सब अच्छा था, लेकिन रिश्तों में दरार आ ही जाती है। खुदा जाने किस बद नज़र की नज़र लगी, क्या हुआ कि बात छोटी सी ही थी, बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि वो जो 4 घर जुड़े थे, 2 मामू वहाँ से ब्याह के लेके आए थी और उनके बदले अपनी 2 खालाएं उनको दी थी। इसी तरह उन्होंने भी सेम किया था। 2 अगर अपनी बहनें दी थी तो इनकी 2 खाला ले गए थे। एक ने तलाक की इब्तिदा की तो बाकी तीनों ने भी मजबूरन उसी सिलसिले को अपनाना पड़ा जो पहले होता था। एक ने घर को तोड़ा तो बदले में दूसरों को भी तोड़ना पड़ता था। हमारे माशरे की एक गलत रस्म थी। मैंने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया। स्टोरी वाले का शायद दिल नाराज़ हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। किसी का घर सही बस रहा है तो किसी और का नहीं बस पाया, इसलिए आप अपने घर को भी तोड़ने जा रहे हैं। कसूर तो उनका था, इनका क्या कसूर था। खैर, एक छोड़ने से यह हुआ कि 4 घरों में नाते टूट गए, तलाकें हो गई, बोल चाल बंद हो गई। वो मोहब्बतों का जो दौर था, मिलना मिलाना था, वो सब दूर होता गया। आखिर फिर शादी करनी थी। ताहा के जो 2 मामू थे उनके लिए रिश्ता फिर से ढूंढा गया, फिर से उनकी शादी कर दी गई। और जो दूसरी खालाएं थीं जिनको भी तलाक हुई थी, उनमें से एक बच्चे हो चुके थे, उधर भी बच्चे हो चुके थे, इधर भी बच्चे हो चुके थे, लेकिन 4 घर टूट गए थे। जहां वालदैन डिस्टर्ब थे वहां सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान थे। एक खाला इतना इस बात को दिल में ले बैठी कि वो बीमारी बढ़ती गई और एक वक्त आया कैंसर का पता लगा, यहां तक कि अल्लाह की तरफ परवाज कर गई, इस फानी दुनिया को छोड़ के वफात पा गई। जो दूसरी खाला थी उनके लिए रिश्ता ढूंढ के उनकी शादी कर दी गई। यूं ये घर में ये फिर से रिश्ते जुड़ तो गए, लेकिन अपने दूर हो चुके थे, कोई और अपने थे जो घर में आ चुके थे।
2 मामों की शादी हो गई थी, एक खाला अल्लाह को प्यारी और एक शादीशुदा हो गई थी। ये जो घर बनाया था उन्होंने इस अंदाज में था, जो नाना अबू का घर था। 5 फुट की कच्ची दीवारें थी। कच्ची दीवारों से मुराद टोटली कच्ची नहीं थी, ईंटें रख के उनको प्लस्तर की बजाय मट्टी से लेप दिया जाता था, गारा बनाया जाता था और गारे का लेप दिया जाता था। उसको भी कच्ची दीवारें कहा जाता था, लेकिन असल में जो देहात की कच्ची दीवारें होती हैं वो टोटल मट्टी की बनी होती हैं, जो आज भी हैं, लेकिन जिनके बीच में ईंटें रखी थी, सीमेंट का प्लस्तर लगाया जाता था, वो उस वक्त नहीं करते थे। वो मट्टी का लेप देते थे ताकि गर्मियों में ठंडी रहें और सर्दियों में वो दीवारें गर्म रहती थी। बड़ा सा सहन था, उसके आगे बरामदा था, उसके आगे कमरे थे, एक कनाल पे ये घर था। जानवर तकरीबन 20 से 25 गाय, भैंसे, बकरियां रखी हुई थी। रात के टाइम वो अंदर बांध देते, चोरी वगैरह का खतरा ना हो, और दिन के टाइम में वो बाहर भी चरती फिरती और बाहर उनको बांध दिया जाता। घर के अंदर भी दरख्त कुछ मौजूद थे। इस अंदाज में जगह को सिलेक्ट किया गया था कि वो जो कुछ दरख्त थे जिनको छांव थी वो घर के अंदर ही रहे थे, यानी ऐसी जगह को सिलेक्ट किया गया कि दरमियान में दरख्त रहे, इर्द गिर्द घर बना दिया गया, नए दरख्त भी उगा दिए गए और उस कच्ची जो 5 फुट की दीवार थी उसके साथ खूबसूरत फूल लगा दिए गए, रात की रानी लगा दी गई फूलों में, जो रात को खुशबू देती है। मेरे घर के बाहर भी लगी है, रात को बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू होती है और कहते हैं इस पे सांप बहुत आशिक होता है। मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, तो इस पे ज़रूर आता है सांप। तो मैं तो बड़ा ढूंढता हूँ सांप, कहाँ है सांप, मुझे तो नहीं मिला अभी तक। रात की रानी, दिन का राजा भी उन्होंने लगाया, गुलाब के फूल लगाए, मोतिये के फूल लगाए, बहुत सारे फूल खूबसूरत सजा दिए। इस तरह जानवरों के लिए अलग से जगह बनाई। अब जिंदगी फिर से चहल पहल का शिकार हो गई थी। वो मायूसी की तरफ जो चली गई थी, वो जो एक दूसरे से दूरियां हो गई थी, वो दूरियां फिर मोहब्बतों में बदल गई थी। उनसे नहीं जिनसे नाता टूट गया था, नए आने वालों को वेलकम किया गया था। वो जो मामुओं की शादी दोबारा से की गई थी, अब वो इस घर को संभाल रही थी। 2 और मामियां घर में आ चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। एक दिन ऐसा आया कि बाहर जो शहतूत के दरख्त लगे हुए थे, घर के बाहर शहतूत के दरख्त थे, अमरूद के दरख्त लगे हुए थे, ऐसे काफ़ी दरख्त लगे हुए थे। तकरीबन वो कहते हैं घर के अंदर और बाहर जो दरख्त थे वो कुल मिला के 40-45 के करीब दरख्त बनते थे। आज भी देहात में जब किसी इस तरह का कच्चा घर बनाया जाता है तो ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहां दरख्तों का झुरमट सा होता है, इर्द गिर्द दरख्त उस घर को अपनी छांव दे रहे होते हैं, साया करके खड़े होते हैं और दरख्तों की साए में वो घर आबाद होते हैं। यूं यूं घर भी इसी तरह ही आबाद थे। फैमिली सो के उठी तो सुबह एक ऐसी गाय जो बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी। जानवरों की भी भरपूर देखभाल की जाती है, कोई जानवर बीमार भी हो तो उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो उस रात जब वो सोए थे कोई भी जानवर बीमार परेशान नहीं था। सुबह उठते ही एक गाय जिसका रस्सा तो उसके गले में था वो ज़मीन पे पड़ी थी। दूर से ही अंदाज़ा हो गया सुबह हो गई। चरिंद परिंद उठ के अपने अपने घोंसलों से बाहर बोलना शुरू हो गए। तो जानवर भी, सोए हुए जानवर उठ के बैठ जाते हैं। सब उठ चुके थे, वो अभी तक ज़मीन पे पड़ी थी। करीब जाके देखा तो वो मर चुकी थी। एक जानवर का ऐसे खुद से मर जाना घर वालों के लिए एक परेशानी की बात भी थी, लेकिन ऐसा होता है। जानवर बाज़ाहिर सही नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये होता है कि वो बीमार हो जाते हैं, बता नहीं सकते। खैर, अपने अपने रूटीन में लग गए, अपनी उसी देहात को, खेतों को आबाद करने में लग गए। जब शाम होती, खेतों से फारिग होके आते, चिल्लम हुक्का दुखना शुरू हो जाता, चारपाइयों पे बैठ जाते, हुक्के की महफिल होती। अब मिलना जुलना शुरू हो गया था, रिश्ते नाते जो टूट गए थे उनसे भी दुआ सलाम शुरू हो गई थी, लेकिन मोहब्बतें उस तरह नहीं थी। अब भी गांव आबाद था। वो 4 घरों का गांव जो एक बन गया था, एक छोटा सा गांव भी उसको नहीं कहना चाहिए, 4 घरों की एक जो आबाद जगह थी, एक दूसरे को मिलते,
तो सलाम अब ज़रूर कर लेते थे। वो रिश्ते टूटने की वजह से जो दुआ सलाम भी एक दूसरे से नहीं करते थे, अब एक दूसरे के साथ फिर से बैठना शुरू हो गए। चारपाइयाँ डाल दी जाती, शाम को बैठते, बात करते। उस वक्त उनकी एंटरटेनमेंट यही होती थी, सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट। ऐसे दूर से सलाम किया, क्या हाल है, बिल्कुल ठीक, हाँ बैठो, बैठ के हुक्का पेश कर दिया, कैसा रहा दिन, और एकदम से फ्रेश दिन की सारी बताया, यार सब ठीक। कुछ भी नहीं करते थे लेकिन कमाल करते थे, मोहब्बतें इस तरह बांटते थे, ऐसी रवादा एक एक दिन की सुनाते थे कि क्या ही बात है। मैंने ये हाल वाल सुना हुआ है, मुझे शौक भी था, मैंने भी सीखा है। गाय का सबको बताया कि यार ये मामला हुआ है, सुबह उठे हैं तो गाय मरी हुई थी, समझ नहीं आई क्या हुआ। राय कायम करने की गई कोशिश, कोई भी राय कायम नहीं हो सकी, जानवर था मर गया। आवाज़ आ गई, ये है मेरे घर की वो शरारतें जो इस वक्त मेरी कहानी के दौरान ये ज़रूर करते हैं, जो इधर इर्द गिर्द मेरे मौजूद हैं, नेक हैं, अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, उनके बच्चे हैं जो शरारतें करते हैं, फिरते रहते हैं। ये लोग एक दिन का टाइम था, बाहर बैठे बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते एक शख्स की ऐसे दरख्त की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसकी खुशबू ही और होती है, उस हवा की, वो जो दरख्त की चल रही होती है, एक अजीब सा एहसास दिलाती है। यकीन माने गांव की ज़िंदगी में जब आप देसी रोटी, देसी मक्खन, देसी घी, देसी सब्जियां खा के, लस्सी पी के, नमकीन जो चाटी की लस्सी होती है पी के, दरख्त की हवा चले, आप उस बिस्तर पे बैठ के दिखाएं, यकीन माने आप एकदम से धड़म से गिरेंगे और सो जाएंगे। वो भी बैठे गपशप कर रहे थे, तो एक शख्स की निगाह पड़ी, तो उसने कहा वो क्या है सामने। घर की तरफ उसकी निगाह गई और बाकी भी उस तरफ देखना शुरू हो गए, और जब थोड़ा सा ही गौर किया तो अंदाज़ा हुआ कि घर के एक कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिस जगह पे वो बैठे हुए थे कमरा तो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन ऊपर धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा था। तो एकदम से परेशान हुए, इस साइड पे तो कोई भी चूल्हा नहीं है, किचन नहीं है, तो इस जगह से किस तरह धुआं निकल रहा है। तो वो शख्स जिसने धुआं देखा था उस तरह मुतवज्जो हुआ, एकदम से खड़ा हो गया, क्योंकि 5 फुट की दीवार थी, नजर आता था दूसरी तरफ। तो देखा जो धुआं है कमरे से आ रहा है। उसने साथ वाले से पूछा, ये कमरे में खैर है, धुआं लगा, क्या आग जला रखी है कमरे में जो धुआं निकल रहा है? उन्होंने कहा नहीं, कमरे में कोई आग नहीं जला रखी। तो उन्होंने कहा धुआं किस चीज़ का? उन्होंने कहा वो देखते हैं। उस जगह से उठे हैं और उठ के उसी तरफ चल दिए हैं। देखा ये बहुत ज़्यादा धुआं है जो बढ़ता जा रहा है, और ये धुआं कहीं और से नहीं कमरे से आ रहा है, उसकी खिड़की से निकल रहा है। ख़वातीन भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थी। मर्दों को जब इस तरह देखा धुओं को फाले करते हुए वो अंदर आ रहे हैं, तो ख़वातीन भी पीछे चल पड़ी। जब अंदर कमरे में दाखिल हुए तो देखा साइड पे रखी हुई वो बड़ी सी पेटी, जिसके ऊपर ट्रंक रखे हुए थे, ब्रीफ केस रखे हुए थे। अब भी बहुत सारे देहातों के अंदर एक बड़ी पेटी मौजूद होती है, उसको पेटी लफ्ज़ कहा जाता है। ये इतनी बड़ी होती है कि इसमें सर्दियों की जो रज़ाइयाँ होती हैं, गद्दे होते हैं, कंबल होते हैं, तकिए होते हैं, वो उसके अंदर रख दिए जाते हैं, महफूज रहें। और जैसे ही गर्मियाँ होती हैं वो उसके अंदर पड़े रहते हैं, सर्दियों में दोबारा से उनको वापस निकाल दिया जाता है। उसके ऊपर जो मॉडर्न ब्रीफ केस हो गए, उस तरह के ट्रंक होते थे, उनके अंदर कपड़े रखे जाते थे, जस्त के बने होते थे, ऊपर ढक्कन खोला जाता था, ताले भी लगा दिए जाते। वो जो पेटी रखी हुई थी वो भी लॉक थी, उसको बड़े ताले लगे हुए थे, और उसकी चाबियां नानी अम्मा के पास थी। नानी अम्मा इंतहाई नेक, परहेजगार, 5 वक्त की नमाजी खातून, तहज्जुद गुजार थी। घर में बाकी तो कोताही चलती थी नमाज की, लेकिन नानी ने कभी अपनी ज़िंदगी में नमाज की कोताही नहीं की थी। पढ़ी लिखी बेशक नहीं थी, लेकिन कुरान मजीद पढ़ चुकी थी। कुरान मजीद की हर रोज़ सुबह उठ के तिलावत करती थी। जब उस कमरे में गए तो देखा वो जो धुआं निकल रहा है, उस पेटी के अंदर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बंद होने के बावजूद धुआं निकल आ रहा है, और पेटी की वो साइड जो उनकी आंखों के सामने थी इस तरह लाल सुर्ख हो गई थी, जैसे अंदर इतना शदीद आग लगी हुई है कि उस आग की वजह से पेटी गर्म है, और धुआं भी उसी पेटी से निकल रहा था। वो जल्दी से आगे भागे, उसके ऊपर जितने भी वो ब्रीफ केस, वो ट्रंक रखे हुए थे, जल्दी जल्दी उठा के साइड पे करना शुरू कर दिए। चाबी मंगवाई गई नानी अम्मा से, उसके बाद दोनों तालों को मुश्किलों से खोला गया, और जैसे कैसे उसका ढक्कन खोला
उसी लम्हे पहला मंजर जो सब आंखों ने देखा वो एक आग का गोला सा था, गोल आग का गोला, बड़ा सा, एक फुटबॉल जिस तरह होती है उससे भी काफ़ी बड़ा। वो एकदम से उनकी आंखों के सामने उड़ा और छत के अंदर चला गया, जैसे छत के अंदर गायब हो जाता है। बहुत अजीब था। एक गोल गोला सा था, एकदम से निकला और ऊपर छत में गायब हुआ। नीचे जब सबने मुड़ के देखा तो आग अंदर अब भी मौजूद थी। जितने भी बिस्तर अंदर पड़े हुए थे वो ज्यादातर जल चुके थे। जल्दी से भागे, घर का जो दरवाजा था, दरवाजे के बाहर ही हैंड पंप जिसको कहते हैं, गांव में उसको नलका बोला जाता है, यहां पे नलका उसको कहते हैं जो हम खोलते हैं, टूटी लगी होती है, गांव में उसको नलका कहा जाता है, यहां शहरियत में उसको हैंड पंप कहा जाता है। जल्दी से भागे, हैंडपंप से पानी भरना शुरू कर दिया, पानी भर भर के ला रहे थे और पेटी और कपड़ों पे डाल रहे थे, आग बढ़ ना जाए। बुझाते बुझाते आखिर आग बुझ गई है। जैसे ही बुझी तो उसके बाद जितने भी लोग जमा हुए थे उन्होंने पकड़ के पेटी को, सामान को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला। पहला काम तो आग बुझाना था। जब आग बुझ गई तो सारा सामान निकाल के वो बाहर ले आए। परेशान थे, ये क्या हुआ है, इस पेटी को आग खुद ब खुद कैसे लगी है। नानी अम्मा को बुलाया गया, पूछा गया किसी ने ताला खोला था, उन्होंने कहा नहीं, कई दिन हो गए इसका तो ताला ही नहीं खुला। तो हैरानगी की बात यह थी फिर इसके अंदर खुद ब खुद आग कैसे लगी। बिस्तर जल चुके थे, अगर पेटी खुली होती तो शायद पूरे कमरे को आग लग जाती। बंद होने की वजह से अंदर ही उसने तबाही मचाई थी। खैर, ये एक नुकसान था जो हो चुका था। वो रजाइयां, वो तकिए, वो चादरें, वो गिंदियां, वो सब फेंकनी पड़ गई। गाय मरने के बाद ये पहला वाकया गाय का था। दूसरा वाकया घर में जो हुआ था वो पेटी के अंदर आग लग गई थी। बहुत कोशिश की, आग लगने की क्या वजूहात हो सकती हैं, किसी के भी दिमाग में उसकी कोई वजह समझ ना आई। मजीद कुछ दिन गुजर गए, फिर हर कोई अपने कामों में लग गया, लेकिन दिमागों में यह था कि पता नहीं क्या हुआ है, आग कैसे इस पेटी के अंदर पहुंची है। कोई सुराख भी नहीं है कि कहीं से सोच के कह सकें जी तीली जला के इसने अंदर जला दी, फेंक दी होगी, जगह भी नहीं थी। तकरीबन कुछ ही दिन गुजरे थे, उनकी मामी, जो छोटी मामी थी, दो मामू की शादियां दोबारा से जो की थी, एक बड़े मामू, एक जो छोटी मामी थी, उन्हों सहन के अंदर वो घूम रही थी तो उनको ऐसे लगा जैसे फिर कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। इस बार उन्होंने कहा वो देखो कमरे में से लगता है कोई धुआं निकल रहा है। आवाज दूसरों तक भी पहुंची और कमरे के अंदर दाखिल हुए तो इस बार कमरे के अंदर पड़ा हुआ वो जो लकड़ी का बेड था, उस बेड को इस अंदाज में आग लगी थी। सिंगल वो बेड था, उसके ऊपर मैट्रेस पड़ा हुआ था, मैट्रेस के नीचे एक कार्डबोर्ड की शीट होती है, फट्टे रखे होते हैं, फट्टे के ऊपर कार्डबोर्ड की एक शीट लगाई जाती है, उसको आग लग गई थी। जब उसको आग लगी तो उस आग को लगने के बाद मैट्रेस को भी आग लग गई थी, बेड को लकड़ी का था उसको भी आग लग गई। फिर से भागे मुश्किलों से, आखिरकार उस भी आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन जज्बात पे काबू नहीं हो रहा था। या अल्लाह ये क्या हो रहा है, इसको कैसे आग लग गई। लेकिन फिर भी जवाब किसी के पास नहीं था कि बेड को आग कैसे लगी। फिर कुछ टाइम गुजर गया और फिर कुछ टाइम के बाद अब मामी अंदर कमरे में ही थी, वही मामी जो छोटी मामी थी, उनका नाम छोटी मामी ही रख देते हैं, छोटी मामी अंदर कमरे में ही थी कि चीखती हुई बाहर आई, आग आग आग। उनके मुंह से एक ही जुमला निकले जा रहा था तेजी के साथ, आग, अंदर आग लग गई, आग आग। और सारे घर वाले मुतवज्जो हुए, भाग के अंदर कमरे में पहुंचे तो इस बार वो 12 फुट ऊंची जो छत थी उस कमरे की, उसको आग लग चुकी थी। सारे हक्का भक्के खड़े होकर उस कमरे को देख रहे थे। वो जो छत थी जल रही थी।
देहात की एक पुरानी छत थी, कोई घरों की बनी हुई सीमेंट की पक्की छत तो थी नहीं। वो उस अंदाज में पहले जो बनाई जाती थी छतें, जो इस अंदाज की होती थी, जिस तरह मैंने कहा ना, कच्ची दीवारें रखी जाती थी ताकि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहें। तो छतें भी ऐसी डाली जाती थी, जब गर्मियों में सूरज की तपिश पड़ती थी तो कमरा फिर भी ठंडा रहता था छत की वजह से, और सर्दियों में वही छत गर्म कर देती थी। काने और इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें डाल के बनाई जाती थी। उस छत को आग लग चुकी थी। उसी लम्हे तो सबने कोशिश की आग को जैसे कैसे बुझा लिया, लेकिन अब सारे सर जोड़ के बैठ गए, ये क्या हो रहा है। पहले एक पेटी को आग लग गई, फिर एक बेड को आग लग गई, आज एक छत को आग लग रही है। ये क्या होने जा रहा है, ये घर में क्या सिलसिला शुरू हो गया है। आग कैसे लग सकती है? क्या कोई बाहर से बंदा अंदर कमरे में आया था, घर के अंदर आया था? सबने कहा नहीं, बाहर का कोई भी अंदर नहीं आ रहा। जब बाहर से कोई बंदा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है घर का कोई बंदा है जो आग लगा रहा है, या आग खुद ब खुद लग रही है। माजरा क्या है? अब परेशानी बढ़ चुकी थी, अब ज्यादा सोचो विचार की गई। 3 से 4 दिन इसके ऊपर सोचो विचार रही, लेकिन नतीजा सिफर, जीरो। कुछ समझ भी ना आ सका क्या हो रहा है। कि वहीं पे जो दूसरी मामी थी, बड़ी वाली मामी, उनके कमरे में पड़ी हुई पेटी को भी आग लग गई। अब भी उस फैमिली ने वही काम किया, पहले आग को बुझाया, सामान बाहर निकाला, लेकिन अब हद हो गई थी। अब कतअन समझ नहीं आ रहा था मामलात क्या हैं और क्यों हो रहे हैं। अब फैसला किया गया कि किसी आमिल से, किसी जादूगर से, किसी पीर फकीर से राब्ता करें, किसी से पता करवाएं घर के अंदर आग क्यों लग रही है। लेकिन एक बात जो सबके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता पहले आ रही थी, अब वो होंठों पे भी आना शुरू हो गई, दबे दबे लफ्जों में, कि जिस जगह पे ये छोटी मामी जाती है आग वहीं पे ही क्यों लगती है। लेकिन खुल के कोई भी इस बात का इजहार नहीं कर रहा था कि घर में लड़ाई ना शुरू हो जाए, घर का माहौल ख़राब ना हो जाए कि क्यों उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, किसने देखा है जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब भी सब अपने अपने कमरों में अपनी अपनी जगहों पे मौजूद थे। फिर से रिपेयर कर दिया गया छत को भी, यकीनन सी बात है। पेटी का सामान निकाल के फेंक दिया गया, पेटियों को बंद कर दिया गया, लेकिन परेशानी, टेंशन तो अपनी जगह पे मौजूद थी। क्या हो रहा है इस घर में? वहीं पे गांव के अंदर एक उन्होंने उस झाड़ी का नाम भी लिया, उसका मुझे नाम भूल गया। एक झाड़ी होती है जिसके तिनकों को काटा जाता है इस अंदाज में कि वहां पे झाड़ू बनाई जाती है देहात के अंदर, और उसी की घर के अंदर झाड़ू दी जाती है। काफ़ी तादाद में देहात वाले जाते हैं, उसको काट के ले आते हैं और उसके बाद उसको सूखने के लिए रख देते हैं। जब वो बिल्कुल सूख जाती है तो उसके बाद उसकी झाड़ू बना के झाड़ू लगाई जाती है। शहरी ज़िंदगी में तो ये आपको झाड़ू बहुत कम नजर आएगी, देहात में अब भी है। कुछ दिनों के बाद घर वाले ऐसे ही गई खवातीन, वहाँ पे मर्द भी गए, साथ में काट के ले आए झाड़ू। उसको सूखने के लिए जो कमरा था, कमरे के साथ उसको रस्सा बांध के लटका दी गई कि ये सूख जाएं, ख़राब भी ना हो, तो उसके बाद झाड़ू के काम आएंगी। उसी के पास ही मामी काम कर रही थी कि वहीं पे ही सबने देखा कि वही छोटी मामी है, वहीं पे ही झाड़ू हैं और वहीं पे ही आग लग गई है। इस बार जो आग लगी थी, लगी तो ऐसी झाड़ियों वाली उन झाड़ुओं को थी जो ज़्यादा कीमती तो नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो गई, जहां ये छोटी है वहीं पे ही आग क्यों लग रही है। अब दबे लफ्ज़ों वाली बात ज़द-ए-आम हो गई थी, हर कोई इस पे बात कर रहा था। नहीं, आग यही लगाती है, जहां देखो आग लगी है, ये मौजूद होती है। खुद ब खुद आग नहीं लग रही, किसी और के साथ तो ये मामला पेश आए, किसी और ने भी तो देखा हो कि वो कमरे में मौजूद हो और आग लग रही हो। यही पास क्यों होती है, इसको ही पहले क्यों पता लगता है आग है, यही आग आग करती हुई बाहर क्यों आती है। झाड़ुओं के पास भी आज यही थी तो आग लग गई, छत के अंदर भी यही थी तो छत को जब आग लगी थी, पेटी वाली भी इसने देखा था। नाना अबू बहुत समझदार बंदे थे, वक्त गुजारा था उन्होंने,
खामोश थे, सबकी बातें सुन रहे थे, घर में जो बातें हो रही थीं सबको सुन रहे थे। अभी तक किसी को टोका नहीं था, घूर के इस तरह ज़रूर देखते थे जैसे आंखों में कहा गया हो ना करो इस तरह की बातें, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे। वो जो साथ वाले घर थे जिनके साथ दुआ सलाम फिर से शुरू हो गई थी, उन्होंने भी आना कम कर दिया था कि भाई तुम्हारे घर में जिस तरह के मामलात हो रहे हैं हम तो दूर ही रहें भाई, हमारा नुकसान ना हो। अब चीज़ें बढ़ती जा रही थी, ये इतने एक के बाद एक घर में इस तरह आगे लग चुकी थी कि किसी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब नाना अबू की तरफ देखते थे तो खामोश हो जाते थे। घर का बुजुर्ग घर में मौजूद था और वो इस अंदाज में सबको देख रहा था कि आफत आई है घर के ऊपर, प्यार और मोहब्बत को कायम रखो, इस नफ़रतों की बातों को ना करो कि ये कर रही है, ये लगा रही है, वो लगा रही है, इस तरफ ना आओ। लेकिन घर में बाकी लोग इस चीज़ के कायल हो गए थे, हो ना हो इस आग के पीछे इसी छोटी मामी का ही हाथ है। वहीं पे एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि सब के सब उस वाकये को देख के हैरान रह गए। ये दिन का टाइम था। मामी, वही छोटी मामी जिसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था कि जहां आग वहीं पे ये मामी, वो कुछ बर्तन धोने के लिए घर से बाहर की तरफ जाना चाह रही थी, क्योंकि जो नलका हैंडपंप लगाया गया था, घर का जो मेन दरवाज़ा था लकड़ी का उसके बिल्कुल साथ बाहर वाली साइड पे था, ताकि इस अंदाज में लगाया गया था कि घर का जो दरवाज़ा था लकड़ी का उसके थोड़े से ही यानी बाहर की तरफ नलका भी लगा था, ताकि बैठक जो बनाई गई थी ताकि जो मेहमान आए, गेस्ट आए, तो वो भी बाहर निकल के इसी नलके को इस्तेमाल कर ले, घर वाले भी पानी शानी और ज़रूरियात के लिए पानी नलके से हैंडपंप से लेके जाएं। खाना वगैरह खा लिया गया था तो वो बर्तन जमा करके, वो बर्तनों की टोकरी सी, जिसमें पहले लोहे की टोकरियां होती थी जिसमें बर्तन रखते थे, बर्तन की वो टोकरी सी लेके जैसे ही वो बाहर की तरफ रवाना हुई, वो चल रही थी और गांव के एक घर की एक औरत ने पहले वो मंजर देखा और उसके बाद उसने दूसरे को इशारा किया और उसके बाद सब ने वो मंजर आकर अपनी आंखों से देख ही लिया। अजीबो गरीब मंजर कि मामी, वही छोटी मामी चलती हुई जा रही है, उसकी कमर के पीछे एक आग का गोला है, उसमें से आग निकल रही है। वो गोल सा बना हुआ है, फुटबॉल से भी काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर से आग निकल रही है वो गोल सा, और वो हवा में लहराता हुआ मामी के पीछे चलता चलता वो भी बाहर की तरफ जा रहा है। जिसने उस आग के गोले को जो गोल सा था देखा तो अपनी जगह पे साकित हो गई, चाहे वो मर्द था या औरत था, वो वहीं पे रुक गए कि या खुदाया ये क्या मंजर है कि एक आग का गोला है, उसके पीछे पीछे चलता हुआ बाहर चला गया है। अब किसी की जुर्रत नहीं है कोई बाहर जाके देख सके गोला कहाँ गया है, वो मामी क्या कर रही है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सब अपनी अपनी जगह पे सांस रोके, मुश्किल था कि कोई किसी से बात कर सके, ऐसे जैसे खड़े खड़े इंसान अजीब सा हो जाता है। ये मंजर ही ऐसे था, एक गोले को देखना जो एक आग का गोला था और वो किसी इंसान के पीछे चलता हुआ जा रहा है। ऐसा है जैसे गुब्बारे को बांध के आप अपने पीछे लेके जाते हैं, ऐसे ही था जैसे उस गोले को इशारा किया गया हो मेरे पीछे पीछे, और वो पीछे पीछे आ रहा था। बाहर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सका। मर्द जितने भी थे वो घर से बाहर थे, औरतों ने देख लिया लेकिन बाहर कोई भी नहीं गया। वो जो बर्तन धो के अंदर दाखिल हुई तो फिर सबकी निगाहें देख रही थी, इंतजार में थी कि वो अंदर आए तो देखें वो गोला फिर से साथ आता है या नहीं। तो वो अकेली आई बर्तन धो के, आग का गोला उसके साथ नहीं था। ये बात मर्दों को बताई गई, नाना अबू को भी बताई गई, तो उन्होंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, वो अक्सर उसी गांव में भी आते थे, सबके लिए मशहूर था वो कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, कभी किसी गांव ऐसे चक्कर लगाते रहते थे। काफ़ी दिन हो गए थे इस गांव में उनका चक्कर नहीं लगा था, तो नाना अबू ने फैसला किया अब मामलात बढ़ चुके हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, माल का, जान का नुकसान ना हो, माल का हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको रोकना है, काम अब हद से बढ़ चुका है। नाना अबू गए,
उस नेक बुज़ुर्ग का घर तो पता था, क्योंकि आए हुए उनको काफ़ी टाइम हो गया था, वापस नहीं आए थे। उसके गांव पहुंच गए और जाके पूरे घर की कहानी उसको सुनाई कि मेरे घर के अंदर आजकल ये हालात हो रहे हैं। उस नेक बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने घर साथ लेके चलो। नाना अबू उनको अपने घर लेके आए। वो बैठ के पढ़ाई करते रहे, घर के अंदर चक्कर लगाते रहे, और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, आपके घर में शदीद काला जादू किया गया है। नाना अबू ने पूछा, किसने किया है? यह अमूमन सवाल मुझसे भी पूछा जाता है। जब मैं किसी को बताता हूं आपके साथ काला जादू है, तो कहते हैं जी किसने किया है। जब उनसे पूछा गया यही सवाल कि किसने किया है, तो उसने कहा, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता किसने किया है, हाँ मैं आपको इसका तोड़ ज़रूर करके देता हूं, बहुत ही शदीद किस्म का किसने जादू किया है। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, पानी पे दम किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और करके दिया। और उनको कहा घर वालों को ये पानी पिलाएं, इस पानी के छींटे मारें और इस तरह करें, इस तरह करें, और इसकी कुरान मजीद की तिलावत करें, घर के अंदर ये कुछ करें, और सुबह शाम ये वाली तिलावत भी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ऊंची आवाज़ में करें, और नमाज कुरान की पाबंदी करें। ढेर सारे अहकामात दे के वो बुज़ुर्ग उसका तोड़ करके चले गए। उनके तोड़ करने के बाद हाँ, वो जो चीज़ें आग की सूरत में हो रही थी, कम होने की बजाय और बढ़ गई, क्योंकि उनका जब तोड़ किया गया, उन्होंने कहा अब आपके घर में कोई चीज़ नहीं है, और वो चले गए। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जो पहला वाकया हुआ वो रात का पहर था। वो दीवार जिसका हाइट 5 फुट थी, जिसके ऊपर खड़े होकर आप बाहर झांक सकते थे, उसी के साथ ही बड़े मामू के बच्चे सो रहे थे। यह आधी रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी, गर्मियों की रातें थीं। गर्मियों में क्योंकि सारे बाहर सहन में सोते हैं, बाहर ठंडी हवा चलती है, सर्दियों में सारे कमरों में सोते हैं, देहात में भी ऐसे ही होता है। वो सब सो रहे थे कि रात के किसी पहर मामू के बेटे की चीखने की आवाजें आना शुरू हो गईं। उसकी चीखों पुकार की वजह से सारे घर वाले जाग गए। उसको चुप कराया गया। जब वो रिलैक्स हुआ, नॉर्मल हुआ, तो उसको पानी वगैरह पिलाया गया और पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैं सो रहा था, मैं गहरी नींद में था कि मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद है। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे देख रहा था कि क्या है, क्यों मेरी आंख खुली है। तो उसी लम्हे मेरी आंखों ने अपने सामने वो जो दीवार है, उस दीवार को देखा। तो उस दीवार की परली साइड पे एक काला स्याह साया सा था, जो इतना लंबा था, जो अंधेरे में भी काला इतना स्याह था कि अंधेरे में वो जो चांद की रोशनी पड़ रही थी उसमें इतना क्लियर नज़र आ रहा था कि मेरी आंखों ने यूं देखा कि वो दीवार के ऊपर से लेके आसमान तक जा रहा था। और जब मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसका बड़ा सा मुंह था जो मुझे नज़र आया, जो मुझे ही घूर रहा था। आंखें उसकी शदीद लाल थीं, और जहाँ पे उसका कद आसमान तक चला गया था वहीं से ही बाजू उसके आ रहे थे, जो उसने अपने हाथ दीवार पे रखे हुए थे। दीवार की बाहर वाली साइड के था, घर के अंदर नहीं था, बाहर खड़ा था, दीवार पे हाथ रख के खड़ा था, लेकिन इतना ऊंचा कि आसमान तक गया हुआ था। और ऊपर से मुझे देख रहा था। उसका खौफनाक सा मुंह था और लाल सुर्ख उसकी आंखें थीं। बच्चा था, चेहरे को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि कैसा था चेहरा, आंखें उसको याद थी। वो रात सबने जागते हुए गुजार दी, क्योंकि एक और आफत, एक और परेशानी इस घर पे आ गई थी। पहले तो उस आग लग रही थी, आज तो बच्चे ने खौफनाक किसी जिन को देख लिया था जो इतना ऊंचा था, जो आसमान तक कद था। तब नाना अबू को अंदाजा हुआ कि वो जो तोड़ करके गए हैं, इसका मतलब है तोड़ नहीं हुआ। अब फिर से तलाश शुरू हो गई किसी आमिल की, पीर बाबा की, कि उनको ढूंढा जाए और उनसे इलाज कराया जाए। कुछ दिन फिर गुजरे, तलाश जारी थी कि कोई पहुंचा हुआ कामिल पीर मिल सके जब जिसे हम इलाज करा सकें। तो फिर घर के एक हिस्से में आग लग गई। आग का सिलसिला अभी थमा नहीं था।
हाँ, शाम होते ही अब घर वालों को, दिन को जहां आग लगती थी, शाम के टाइम पे घर वाले अब कहीं ना कहीं कोई ह्योला, कोई काला साया ज़रूर देख रहे थे। जब दूसरा वाक़या इसी तरह हुआ, फिर एक बच्चे ने किसी तरह रात के टाइम काला स्याह साया देखा। उसका कद तो आसमान जितना नहीं था, लेकिन वो कह रहा है वो काफ़ी ऊंचा था, जैसे वो कह रहा हो 10-12 फुट ऊंचा था वो काला स्याह। वो भी ऐसे चीखें मार के डर गया। जो कामिल पहुंचा हुआ एक पीर की तलाश थी, उसको छोड़ के जो भी मिला उसको घर लेके आ गई। उसने घर का विजिट किया, घर के अंदर पढ़ाई की और उसने कहा आपके घर के अंदर काला जादू है। पीर साहब तोड़ क्या है, इतने पैसे लगेंगे, ये सामान चाहिए। सामान ला दिया गया, पैसे दे दिए गए। तो उन्होंने कहा वो जो सामने घर के बाहर दरख्त लगा है, इस दरख्त पे इन जिन्नात का बसेरा है, इसको कटवा दो। हुक्म की तामील हुई। घर के बाहर वो जो बड़ा सा दरख्त था उन्होंने फौरी तौर पे कटवा दिया। पीर साहब पैसे लेके चले गए। अब वो मखलूक तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगी, मैंने उसको निकाल दिया है, पढ़ाई कर दी है, उसका घर ही ख़त्म कर दिया है, वो जो उस दरख्त पे था। पीर साहब चले गए, लेकिन आग लगनी बंद नहीं हो रही थी। उस आग की वजह से चिड़चिड़ापन सबके अंदर इतना आ गया था कि अब एक दूसरे से लोग, घरों के अंदर रहने वाले, प्यार मोहब्बत में रहने वाले, एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। वो जो दूसरे घर साथ में बने हुए थे उन्होंने बोल चाल ही ख़त्म कर दी थी, दुआ सलाम तक नहीं लेते थे। नाना अबू और उनके बेटे वहीं बाहर बैठते, लेकिन अब दुआ सलाम लेने भी कोई नहीं था। 4 तो टोटल गिनती के घर थे, 3 भाइयों के और चौथा घर किसी और का था। वो भी जिसका किसी और का घर था वो भी नहीं आ रहा था कि इनके घर में जिस तरह आग लग रही है, इनके घर में जिस तरह जादू के मसाइल हैं, हम कहीं इनके घर में गए, इनसे दुआ सलाम ली, ये ना हो कि हमारे ऊपर भी जादू के असरात आ जाए। इस खौफ से कोई भी इनसे अब सलाम दुआ भी नहीं ले रहा था। ये और परेशान थे। हंसता बसता घर था, किसने कर दिया है, ऐसा जादू कर दिया है, या आग लग जाती है या फिर कहीं ना कहीं कोई खड़ा बैठा नजर आ जाता है। फैमिली डर रही है। लेकिन अब एक नया काम जो शुरू हुआ उसमें यह था, जहां पे पहले आग लगती थी वो अब भी लग रही थी, जहां वो अब साए नजर आते थे वो अब भी नजर आ रहे थे। लेकिन हर 15-20 दिन, महीने के बाद ये हो रहा था कि एक जानवर भी मरा हुआ मिलता था। अब बस एक ही काम था, वो जो फोकस था ज़मीनों के ऊपर, वो जो फोकस था गाय भैंसों के ऊपर, वो जो फोकस था घर के ऊपर, सब कम हो गया था। फोकस एक ही था, किसी तरीके किसी पीर को ढूंढ के लाओ जो पीर आके इसका इलाज कर सके, इस घर से काले जादू को ख़त्म कर सके। इधर भाग पीर ले आए, उधर भाग पीर ले आए। पीर कैसे आते, जो भी पीर आता घर के अंदर चक्कर लगाता, पढ़ता, पैसे लेता और एक दरख्त के ऊपर इशारा करता, ये है वो दरख्त जहाँ पे उस मखलूक का बसेरा है, इस दरख्त को काट दो तो ये मखलूक जो काले जादू से भेजी की है चली जाएगी। पैसे भी अब इस घर से जा रहे थे, साथ साथ दरख्त भी कटते जा रहे थे। इंसान ऐसा काले जादू का आके तोड़ करता, जो भी पीर फकीर आता कि कहता इस दरख्त पे ही बसेरा है, इसको काटो, वो दरख्त काटते, बसेरा वैसे का वैसा रहता, फिर घर के अंदर आग लग जाती। उन्हीं दिनों उनके एक पीरो मुर्शिद, उन्होंने नाम लिया, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, उसकी रीज़न ये है कि आगे मैं आपको बताता हूँ मैं नाम क्यों नहीं ले रहा। वो पीरो मुर्शिद बड़ी पहुँची हुई नेक हस्ती थी, सब उनको मानते थे, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे। वो इतने अल्लाह के नेक बंदे थे कि हर गांव की मस्जिद में जाते, जुमे वाले दिन खुतबा देते, जुमे की नमाज पढ़ाते और चले जाते। शुरू शुरू में सब गांव के अंदर जब वो जुमा नमाज पढ़ाने के लिए आते, खुतबा देते, तो उसके बाद वो बाहर निकलते और सबसे मिलते गांव वाले से। अब शायद बहुत मसरूफ़ हो गए थे कि आते सिर्फ खुतबा देते, जुमा पढ़ाते और मिलते नहीं थे। जिसने मिलना होता वहीं मस्जिद में मिल लेता और चले जाते। एक मस्जिद में खुतबा पढ़ाते, फिर 4-6 महीने बाद ही उस मस्जिद का नंबर आता, क्योंकि वो हर गांव में जाते थे हर जुमे के जुमे। तो वहीं पे उनको पता लगा फ़लाँ हस्ती, फ़लाँ पीर साहब, फ़लाँ गद्दी नशीन, फ़लाँ लड़ी, फ़लाँ बिन फ़लाँ
साथ वाला जो गांव है उसकी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, इस जुमे को खुतबा भी देंगे और नमाज जुमा भी पढ़ाएंगे। तो नानी ने अपने बेटे से कहा, बेटा फौरी तौर पे मस्जिद पहुंचो, पीरो मुर्शिद आए हैं, पीरो मुर्शिद से कहो घर तशरीफ़ लाएं, हमारा घर खुशियों का जो कभी गहवारा होता था, दुख में, गम में, परेशानियों में, ऐसा ढल चुका है, एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवादा नहीं है, मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी है। खुदारा आइए हमें इस नहुसत से, इस जादू से जान छुड़वाइए। मामू पहुंचे, जुमा नमाज पढ़ लिए, इंतज़ार करने लगे। जब सब मिल रहे थे तो वहीं पे जब उनका नंबर भी आया तो उन्होंने कहा, हजूर आपसे कुछ कहना था, आप मिल लीजिए लोगों से, फिर उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे जब मिल लिए तो अर्ज़ की, पूरे घर की कहानी सुना दी कि किस तरह घर के हर जगह पे गाहे बगाए आग लग रही है। घर में महसूस होता है जैसे कोई चल फिर रहा है, कोई पीछे आ रहा है, मुड़ के देखते नहीं है, सामने कोई खड़ा हुआ है, गौर से देखते नहीं है, एकदम से निगाह पड़ती है, कोई छत पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, छत पे घूम रहा है, छत पे टहल रहा है, देखते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है। बच्चे तक डरना शुरू हो गए, हुजूर मेहरबानी फरमाइए, शफ़क़त फरमाइए, हमारे घर तशरीफ़ ले चलिए। पीर साहब ने फरमाया, परेशान मत हो, मेरा जो खलीफा है ये, इसको मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे घर जाएगा, ये सारा विज़िट करेगा और आके मुझे बताएगा, फिर मैं उसके बाद तुम्हें तावीज़ दे दूंगा, तुम परेशान ना हो। मामू ने अर्ज़ की, हजूर अगर आप तशरीफ़ ले चल सकते। तो हजूर ने फरमाया, आप परेशान ना हो, आपसे कह दिया ना, ये खलीफा जाएगा, सारा चेक कराएगा। खलीफा को लेके मामू घर पहुंचे तो सब जो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे पीर साहब का, पता लगा पीर साहब खुद तो तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, खलीफा कहते हैं वो जो इनको चेले साथ में फिर रहे होते हैं, गद्दी नशीन नहीं बनती है खलीफा, साथ में चेले फिर रहे होते हैं, वो एक चेला भेज दिया कि जाओ जी आप चेक करके आओ। घर वालों का दिल टूट सा गया, उस पीर साहब से सबको बहुत उम्मीद थी, उन्होंने उम्मीदों पे पानी फेर दिया, खुद तशरीफ़ नहीं लाए। खलीफा को क्या पता था, उसके पास कौन सा इल्म था। घर वाले तो ये मानते थे कि पीर साहब बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, तो कैसी पहुंची हुई हस्ती थी जो घर ही नहीं आए। खैर खलीफा ने चक्कर लगाया, इधर उधर हर जगह पे गया, उसने चेक किया और उसके बाद कहा, आइए, मामू से कहा पीर साहब के पास। दोबारा पीर साहब के पास पहुंचे तो मामू ने बताया कि मैं सुन रहा था, वो पीर साहब को कुछ आहिस्ता आहिस्ता कान में बता रहे थे। पीर साहब ने जब सुन लिया तो उसके बाद पानी मंगवाया, उस पर मुझे दम करके दिया, कुछ तावीज़ दिए, पानी में घोल के दिए और ऐसे वो तमाम चीज़ें दी और कहा, जाओ और जाके छिड़काव करो, वो सब ठीक हो जाएगा। वही पीर साहब जिन पे मामू को, पूरी फैमिली को बहुत यकीन था, दिल टूट चुका था ना आने की वजह से, अब वही मामू टूटे हुए दिल के साथ वो पानी लेके, तावीज़ जो उसके अंदर घोले गए थे, जो तावीज़ कुछ दिए गए थे, लेके घर जा रहा था। लेकिन उसका दिल पहले से कह रहा था कुछ भी नहीं होगा, जब आए ही नहीं हजूर, तशरीफ़ ही नहीं लाए तो क्या तोड़ होगा। और ऐसा ही हुआ, वो सब पानी छिड़क दिया गया, वो सब तावीज़ जहाँ जहाँ कहे रख दिए गए, लगा दिए गए, गाड़ दिए गए, छिड़काव कर दिया गया, कोई भी फ़र्क नहीं आया। मैंने जिस तरह का मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी रीज़न ये, वो कैसा अल्लाह का नेक बंदा है, वो कैसे पहुँची हुई हस्ती है कि किसी की तकलीफ़ को देख के भी वो जा नहीं रहा, खलीफा को भेज रहा है। तो मैं ऐसे बंदे को अल्लाह का नेक बंदा नहीं कहूँगा। बाकी हो सकता है वो अल्लाह के बहुत शदीद नेक हों, लेकिन मेरा ये कहना ये है कि अल्लाह की मखलूक को जब आपकी मदद की ज़रूरत हो, और ऐसी मदद जिसमें उनका घर आग की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है, तो आपको सब काम छोड़ के उनके साथ जाने चाहिए। मेरा तो ये मानना है। जब वो पीर साहब नहीं गए तो फिर मैं ये कहूँगा, अल्लाह बेहतर जानता है कौन नेक है कौन गुनहगार है, वो हमसे शायद बहुत नेक हों, लेकिन ये जो अमल था ये एक नापसंदीदा अमल है। कोई मुश्किल में है और आप उसकी मुश्किल के लिए खलीफा को भेज दें, खुद चले जाते, तोड़ ना भी करते, चले जाना भी उनको हौसला मिल जाता, पीर साहब चल के भी तो आए। तो मैं ऐसे लोगों को इसलिए मुखालफत करता हूँ, कहता होता हूँ असल पीर वही है जिसके मन में अल्लाह का खौफ है, जिसके मन में अल्लाह की मखलूक से प्यार है। मेरी नज़रों में वो बहुत बड़ा पीर है। किस्सा मुख्तसर, इस पीर को बुला, उस पीर को बुला, उस आमिल को बुला, उस पीर को बुला, जो भी आता गया उस घर में पढ़ाई करता गया तो एक दरख्त को इशारा करके कहता है, इस दरख्त पे बसेरा है। तुमसे पहले, मुझसे पहले जितने भी आए थे वो काला जादू तो बताते रहे, लेकिन उनको पता नहीं लगा बसेरा कहाँ पे, इस दरख्त पे है, इसको काटो। उस दरख्त को भी काट देते, वो पैसे लेके चला जाता, कुछ भी ना होता। आज भी आगे लग रही थी। मामी से तो सब ने, छोटी मामी से बोलना ही छोड़ दिया था।
किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि इस घर को किसकी नज़र लग गई है। अब तो ये बातें भी हो रही थी, वो जिनके साथ पहले तलाक के मामलात हुए थे, कहीं उन्होंने ही तो ये सब कुछ काला जादू का नहीं करवा दिया कि जिसके बाद ऐसा सब कुछ होता जा रहा है। किस्सा मुख्तसर, पीर आता गया दरख्त कटता गया, पीर आता गया दरख्त कटता गया, पीर आता गया उन घोंसलों से उनका घर छीन लिया, उन परिंदों से उनके रात को सोने की जगह छीन ली, उन दरख्तों से जो ऑक्सीजन मुहैया करते हैं कटवा दिए गए, वो दरख्त जो छाँव करते हैं अपनी इल्म की अजारादारी के लिए उनको कटवा दिया। पता कख नहीं था, दरख्त ही कटवाते गए। वहीं पे जो बड़े मामू थे उनकी वाइफ ने एक दिन नाना अब्बू के सामने तजवीज़ पेश की, मशवरा किया, उसके बाद ऐलान कर दिया मैं अपने बच्चों को लेके इस घर से अभी फ़िलहाल जा रही हूँ जब तक इस मसले का हल नहीं होता। हम नहीं चाहते कि हमें कोई नुकसान पहुँच जाए। इस घर में जिस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, हमारे लिए रहना मुश्किल है। नाना अब्बू इस अंदाज में बैठे उनको देख रहे थे जैसे कह रहे हो इस मुश्किल घड़ी में सब ने साथ छोड़ दिया, अपने भी अब साथ छोड़ देंगे। तुम तो इस घर की बहू बेटी हो, बड़े बेटे की बीवी थी कि तुम तो इस घर की मालकन हो, तुम तो अब इस घर का फर्द हो, मां बन चुकी हो, बच्चे हैं तुम्हारे, तुम भी छोड़ के जा रही हो। शौहर वैसे भी जो बेटा था और उनका शौहर था बीवी के फर्मा बरदार थे, बीवी की हर बात पे लब्बैक कहते थे। बीवी ने हुक्म जारी किया सामान पैक कीजिए हम जा रहे हैं। जो शौहर अजीज़ और वहाँ पे बेटा है नाना अब्बू के और उनके शौहर, उन्होंने कहा जी जो हुक्म बेगम साहिबा आपका। सामान पैक किया गया और सामान लाद के वो यहाँ से रुखसत हो गए। ये ताहा का ननियाल है और वो वहाँ से सामान उठा के ददियाल की तरफ शिफ्ट हो गए, वहीं पे रहना शुरू कर दिया। वो कहते हैं दुनिया ने बातें करना भी शुरू कर दी कि ये क्या हुआ, यहाँ आके रह रहे हैं, अपने घर को क्यों छोड़ आए हैं, ऐसी बहुत सारी बातें की गई। लेकिन ताहा कहते हैं मुसीबत के वक्त सब प्यारों को छोड़ के वो वहीं पे आबाद हो गया, अब वहीं रह रहे थे। घर अजीब सा एक घर बन गया था। छोटे मामू थे, वो कराची में एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे। ख़त का दौर था, ख़त एक दूसरे को लिखे जाते थे। ख़त लिख के उनको तमाम हालात से आगाह मुसलसल किया जाता रहा था। घर का कोई कोना खुदरा नहीं बचा था जहां पे आग ना लगी हो। हां, एक अल्लाह की रहमत अभी तक शामिल थी, किसी बशर को आग नहीं लगी थी। माल के तो इतना नुकसान हो रहा था कि जितनी भी गाय भैंसें और बकरियां पाली हुई थी आधी से ज्यादा मर चुकी थीं। सुबह उठते थे, रात को भेड़ थी, बकरी थी, गाय थी, भेड़ तो नहीं थी, बकरी गाय, ज्यादा गाय रखी हुई थी। सुबह उठते थे, जो बिल्कुल रात को ठीक होती थी सुबह वो मरी पड़ी होती थी। घर में इतना 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 खौफ आ चुका था कि हर घर का फर्द परेशान था। नानी खुद इबादत गुजार होने के बावजूद औलाद से कहती नमाज पढ़ो, औलाद फिर भी नमाज नहीं पढ़ रही थी। दादी तिलावत भी करती थी, कोशिशें पूरी करती, लेकिन वो आग थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। पैसे इतने लगा चुके थे, हर पीर फकीर अच्छे खासे पैसे ले गया था, दरख्त कटवा गया था, इलाज नहीं हो सका था। मामू को इसी तरह ख़त लिखा गया और उनको बताया गया कि जो बड़ी मामी हैं वो अपने बच्चों के साथ और शौहर के साथ तुम्हारे भाई को लेके, मामू थे इनके ताहा के, और उनको बताया गया कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ सामान लेके फलां जगह शिफ्ट हो गए, वो भी हमें छोड़ गए हैं। बाप ने बहुत रोका बेटे से कि ना जाओ, लेकिन बेटा अपनी बीवी का कहना मान के बच्चों को लेके चला गया। जहां बाप रोया तो वहीं पे फैक्ट्री में बैठा हुआ छोटा मामू भी रो पड़ा। काम जो उसने करना था वो उसने काम लगाया हुआ था, काम हो रहा था, लेकिन वो बैठा रो रहा था, दिल के आंसू बहा रहा था, दिल का बोझ हल्का कर रहा था कि या मेरे मालिक, घर से इतना दूर प्रदेश में मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हुआ हूं, मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है, कैसा जादू किया गया है मेरे घर में कि नुकसान ही नुकसान। पैसे जितने भी कमा रहे हैं मजबूरन, क्योंकि ज़मीनें सब कुछ, इतना कुछ आबाद जो था, खुशहाली जो थी,
अब पैसे ख़त्म हो चुके थे, जानवर अक्सर मर चुके थे, घर एक जहन्नुम सा बन गया था। इसलिए वो मेहनत मजदूरी करने के लिए कराची चले गए थे, एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे। वहीं बैठे रो रहे थे तो वही फैक्ट्री का मालिक उस दिन विजिट पे निकला हुआ था। हाजी साहब सब उनको कहते थे। तो हाजी साहब का जब गुजर हुआ तो देखा सामने बैठा शाकिर, उन्होंने का फर्जी नाम रख दें कि जो शाकिर है सामने बैठा रो रहा है। हैरान से हुए, चलते हुए शाकिर के पास गए और कहा, शाकिर, वो जो मुंह नीचे किए मुसलसल रो रहा था, मुंह ऊपर उठाया तो आंसुओं से चेहरा पूरा भरा हुआ था, आंसू बह बह के नीचे तक गर्दन तक आ गए थे, आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं था। और कहा, शाकिर क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। पूछने का अंदाज ऐसा था जिसमें हमदर्दी शामिल थी। शाकिर उठा और ऐसा गले लगा जो फटने को तैयार था, जो पहले ही रो रहा था, ऐसा रोया, ऐसा गले लगा के रोया। वो भी गले लगा के खड़े रहे, उसको थपकी देते रहे कि बोझ निकले इसका। जब भरपूर रो चुका, बिठाया, पानी पिलाया, हौसला दिया और कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। शाकिर ने पहले दिन से जो वाक़या हुआ था वो लेके आज तक जो वाक़यात हुए थे सारे बता दिए कि हाजी साहब ये है रोने की वजह, मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है, जादू ने ऐसा ख़राब कर दिया मेरे घर को कि कोई कोना ही नहीं बचा। जाएं तो कहाँ जाएं, वहीं पे ज़मीनें हैं हमारी। जिस आमिल को बुलाते हैं वो कहता है ये एक बहुत सख्त काला जादू है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं तोड़ कर दूंगा। तोड़ तो करता है, इलाज फिर भी नहीं होता। जब वो पूरी कहानी सुना चुका तो हाजी साहब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता है मैं भी रूहानियत जानता हूँ। सब लोग मुझे हाजी साहब इसलिए कहते हैं, तुम्हें पता है कोशिश करता हूँ हक हिलाल की खाऊं, कोशिश करता हूँ अपने वर्कर का ख्याल रखूँ, हज पे भी जाता हूँ, उम्रा भी करता हूँ, वज़ाइफ भी करता हूँ, अल्लाह से डरता भी हूँ। तुम मेरे मुलाजिम हो लेकिन मेरे बेटों की तरह हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे इलाके में पेमेंट है, उस सिलसिले में आना है कुछ दिनों तक, मैं वहीं आऊँगा और तुम्हें साथ लेके जाऊँगा, तुम्हें पहले रवाना कर दूँगा और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं तुम्हें उसका तोड़ करके दूँगा। तुम परेशान ना हो, मुझे चल के दिखाओ क्या मामलात हैं। शाकिर के दिल में एक ढारस सी बंध गई। चलो अल्लाह ने कोई वसीला भेज दिया, एक ऐसा शख्स जिसको सब हाजी साहब कहते थे और वाकई वो नेक शख्स थे, सबका बहुत ख्याल रखते थे, हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। अब उन्होंने हामी भर ली थी और एक दिन उन्होंने कहा, शाकिर तुम रवाना हो जाओ अपने घर, परसों मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ये वो दौर था जब मोबाइल नहीं होते थे, PTCL के ज़रिए रब्ता होता था। उन्होंने उनको समझा दिया, शाकिर ने, आपने कैसे पहुँचना है, मैं आपको कैसे रिसीव करूँगा, ये है, ये सारा कुछ तय हो गया। और हाजी साहब मतलूबा दिन उनके गांव पहुंच गए। शाकिर ने जाते ही घर वालों को बता दिया कि मेरे जो हाजी साहब हैं वो आ रहे हैं इस काम के लिए, कोई जो काला जादू है इसका तोड़ करके देंगे। लेकिन घर वाले जैसे इतने मायूस से हो गए थे, जैसे उनको लगा एक और शख्स आएगा, एक आखिरी कोई दरख्त अगर कहीं नज़र आ गया उसको कटवाएगा, पैसे लेगा और चलता बनेगा। क्या करेगा वो शख्स। किसी को भी उम्मीद नहीं आई कि हाजी साहब कुछ कर सकेंगे। हाजी साहब को रिसीव किया और शाकिर हाजी साहब को लेके जब घर के दरवाजे पे पहुंचा तो वहीं पे खड़े हो गए, अंदर दाखिल नहीं हुए। खड़े होके पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। सब दरख्तों को देख चुके थे कि कट चुके हैं, घर के अंदर भी काफी दरख्त थे, कट चुके हैं, अभी अंदर दाखिल नहीं हुए थे। जब पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो कहा खोलो दरवाज़ा। दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। इधर उधर देखते थे, कुछ पढ़ते थे, छत पे देखते थे, इधर देखते थे, इधर देखते थे, कुछ पढ़ते थे, फिर कमरों में भी गए, कुछ पढ़ते थे, कोई इधर भी गए, पढ़ते थे। सारे घर में उन्होंने घूम के देख लिया, हर जगह पे फिर के देख लिया, पढ़ाई भी कर ली, बताया कुछ भी नहीं। घर वालों को भी अब कोई उम्मीद क्योंकि थी नहीं। मामू जो थे शाकिर, वो ज़रूर उम्मीद रखते थे कि हाजी साहब जितना नेक हैं, उनको बहुत यकीन था। उसके बाद उनको वो अंदर बैठक वाली साइड पे लेके गए, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। वो एक लंबे सफ़र से आए थे, वो तमाम जो एक मेहमान के लिए लवाजमात पेश की जाती हैं वो तमाम लवाजमात पेश किए गए, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ का इजहार नहीं किया, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए कोई तकल्लुफ़ ना करें, मुझे कुछ बस टाइम दे, मैं पढ़ाई कर सकूँ। खाना शाना उन्होंने खा लिया, कुछ देर रेस्ट फरमाया, फिर उठे और कहा मुझे इस कमरे में ही, बैठक में ही रहने दें, अभी मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मुझे कुछ पढ़ने दें।
उस बैठक में पढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब रात हो गई तब शाकिर को बुलाया और फिर खाना शाना खाया, बाकी नाना के साथ और बाकी फैमिली के साथ भी बैठे रहे, गपशप करते रहे। कहा बाहर आते ही मैंने पढ़ लिया, थोड़ा अंदर दाखिल ही मैंने पढ़ लिया कि तुम्हारे घर के अंदर शदीद काला जादू है किया गया है, बहुत खौफनाक किस्म का काला जादू है तुम्हारे घर पे किया गया है। नाना अबू ने फिर वही सवाल पूछा, ये तो सब कहते हैं, ये बताइए हजूर किसने किया है। उन्होंने कहा सबको छोड़िए, ये मत पूछिए किसने किया है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर गारंटी दे रहा हूँ, मैं इसको तोड़ करके आपको दूंगा, ये मखलूक नहीं आपको कुछ कहेगी, चली जाएगी। खैर रात उन्होंने उस बैठक में ही गुजारी, कुछ पढ़ते रहे या क्या करते रहे ये कोई नहीं जानता था। जब सुबह हुई फिर शाकिर से कहा मुझे कुछ सामान ला के दो, मैंने पढ़ना है। कुछ सामान ला के दिया, पढ़ते रहे और फिर उस शाम को पढ़ते पढ़ते नाना अबू को और घर वालों को बुला के कहा तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस घर में ये मखलूक इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बड़ा कबीला है कि अगर तुम लोग देखने के काबिल हो जाओ और देख सको तो तुम्हारा खौफ से इतना बुरा हाल हो जाए कि तुम एक सेकंड भी इस घर में ना रह सको, कि इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है और हम इनके साथ इस घर में रहते रहे हैं। उसने कहा तुम्हारे घर का कोई कोना, कोई जगह, कोई छत, कोई बिस्तर, कोई पेटी, कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे ये मखलूक ना हो। ये इतनी ज़्यादा है कि जब तुम लोग गुजरते हो तो तुम्हें नज़र क्योंकि नहीं आ रहा होता, वरना यूँ समझो ये रास्ता दे रहे होते तुम्हें। इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। ये ऐसे इसकी मिसाल है जैसे एक घर के अंदर, एक प्लाट के अंदर 500 भेड़ों को रखने की जगह हो, तो आप 500 की जगह 600 भेड़ें रख दें तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ के खड़ी होंगी कि चल फिर भी नहीं सकेंगी। उसने कहा इतनी ज़्यादा समझिए तादाद में मौजूद है आपके घर में ये मखलूक। ये बहुत ही ख़तरनाक काला जादू है जो आप पे किया गया है और जिसकी वजह से अभी तक ये है। वो जिस बैठक में रह रहे थे उस बैठक की छत को भी आग लगी हुई थी, उसकी दीवारें भी काली थी, उसके अंदर जो प्लास्टिक के पाइप लगे हुए थे पुराने, जिनके अंदर वायरिंग होती थी, बिजली की तारें होती थी, वो भी पाइप जले हुए थे, दीवारें भी जली हुई थी, क्योंकि वो पूरे घर को देख चुके थे। हर कोना, हर खुदरा, हर चीज़ जल चुकी थी उस घर की। कितनी जगहों पे तो आग लग चुकी थी। वो बैठक जिसमें वो मौजूद थे उसमें 3 जगहों पे आग लगी थी, छत पे भी, एक दीवार पे भी, पाइपों पे भी। लेकिन उन्होंने कहा परेशान ना हो, 2 से 3 दिन मुझे मज़ीद लगेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। अगले दिन फिर से उठे और कहा मुझे ये सामान की लिस्ट है, मंगवा के दो और मट्टी की हांडियां लेके आओ। अब भी देहातों में मट्टी की बनी हुई हांडियां होती हैं जिसमें वो सालन पकाते हैं। उन्होंने कहा तकरीबन 4 मट्टी की हांडियां और ये इतना सामान है, इन 4 हांडियों के लिए ये मुझे मंगवा के दो। नई हांडियां हो, टूटी हुई ना हो, क्रैक कहीं से ना हो, उसके ढक्कन बंद होते हो, जाओ लेके आओ। कहा कहता है कि मैं भी वहीं पे मौजूद था, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उनके एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे, इन वजह से वो उधर ही मौजूद थे। 4 हांडियां और उनमें रखने का कुछ खास सामान जो था वो मंगवा लिया गया। हांडियां जब उनके सामने बैठक में रखी गई तो उन्होंने कहा आप लोग जाओ, मुझे इन पे कुछ पढ़ना है। अल्लाह बेहतर जानता है उस पे क्या बैठ के पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। वो दिन भी पढ़ते हुए उन्होंने गुजार दिया। अभी तक घर वालों में से किसी को कोई उम्मीद नहीं हुई थी, मायूसी थी कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो इतने आमलों से कर रहे थे, जहाँ 40-45 दरख्त जो थे एक भी नहीं बचा था, तो इसका मतलब है 40-45 आमिल आ चुके थे और कोई भी नहीं कर चुका था, तो उनसे भी किसी की उम्मीद नहीं बंध रही थी। सारा दिन हांडियों पे पढ़ने के बाद अगले दिन हुक्म सादिर किया 4 चूल्हे जलाओ और 4 चूल्हों के ऊपर बैक वक्त इन हांडियों को जलने के लिए रख दो। इन हांडियों के ढक्कन बंद कर दो, इनसे जो जो धुआं निकलता जाएगा ये धुआं उन मखलूक के लिए जो भेड़ बकरियों की तरह इतनी ज़्यादा तादाद में पूरा कबीला यहाँ पे आबाद है, उसके लिए शदीद नुकसानदेह धुआं होगा। फिर वो रुक नहीं सकेंगे, इस घर को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं, आप सिर्फ इनको चढ़ाएं। मैंने इन पे पढ़ाई कर ली है। 4 चूल्हे का फौरी तौर पे, एक तो घर में 1-2 तो थी, एक वो बड़ी जो आंट फूफो मामू की बीवी थी वो भी अपना अलग वगैरह कर रही थी। यहाँ तक कि मैं एक बात बताना भूल गया, बहुत लंबी कहानी थी उनकी, कि वो जो कई पीर फकीर ऐसे भी आए जिन्होंने कहा जी वो जो पौधे लगे हुए हैं ना जी, जिन्नात जो होते हैं उनको पौधे नहीं, फूल, मैंने शुरू में आपको बताया था, दीवार के साथ उन्होंने गुलाब के फूल, रात की रानी, दिन का राजा, मोतिये के फूल, ऐसे काफ़ी चीज़ें लगाई हुई थी, वो भी उखड़वा दी थी। किसी आमिल ने कहा जो जिन्नात होते हैं उनको गुलाब के फूल पसंद होते हैं, वो इन पे आशिक हो गए, आपके घर में आए, ये जिन्नात के फूल इस
बेल की वजह से हैं, इस पौधे को उखाड़ दें। जितने भी गुलाब के फूल के पौधे थे वो उखाड़ दिए गए। मोतिये के भी एक पीर ने उतरवा दिए। रात की रानी, दिन का राजा, जितने भी वो थे, उन्होंने कहा जी इनकी वजह से तो जिन्न आते हैं, अभी आपने घर में क्यों लगा दिए हैं। दरख्त कट चुके थे, वो खूबसूरत फूल और क्यारियाँ जो थी वो भी उजाड़ गई थी, निकाल के फेंक दी गई थी पीरों के कहने पर। खैर, हांडियाँ पकती रहीं। 4 चूल्हों का बंदोबस्त कर दिया गया, 2 घर में मौजूद थे, 2 और का बंदोबस्त किया गया। हांडियाँ चढ़ा दी गई और काफ़ी देर वो पकती रहीं। जब रात हो गई तो पीर साहब ने कहा अब सुबह अजानों से पहले एक टाइम मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, आप लोगों ने मेरे साथ चलना है। ये चारों हांडियों को हम लेके जाएंगे। इस घर के जो चारों कोने बनते हैं, तकरीबन 1-1 किलोमीटर दूर जो कोने बनते हैं, जिस तरह मैं एक घर में बैठा हूं, एक कोना ये सामने है, 2 मेरे सामने बनेंगे, 2 मेरे पीछे बनेंगे, इसी तरह 1-1 किलोमीटर दोनों ये वाले कोने और 1-1 किलोमीटर पीछे ये वाले कोने, चारों कोने जो 1-1 किलोमीटर के फासले पे हों, वहीं पे ये हांडियां दफन करके आनी थी। हांडियां जो रात सारी, दिन सारा, शाम सारी जलती रही थी, रात को उनको बंद कर दिया गया। और एक टाइम आया, सारे आज रात को घर वाले जाग रहे थे। पीर साहब ने कहा था सोना किसी ने भी नहीं है, क्योंकि आज मैं हूं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अलर्ट रहेंगे। सारे घर वाले आज रात को जाग रहे थे, अलर्ट थे। हांडियों को तो तकरीबन 9-10 बजे ही बंद कर दिया गया था, लेकिन सब जागते रहे। पीर साहब अपने कमरे, उसी बैठक में, हाजी साहब बैठक में मौजूद रहे। एक टाइम आया, अजानों को अभी काफ़ी टाइम था, उनने आवाज़ दी हांडियों को उठाएं, ठंडी हो चुकी होंगी। एक बात का ख्याल रखना है, हाजी साहब ने कहा कि 4 बंदे जो हांडियों को लेके जा रहे हैं मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँगा। वो मखलूक आपको कतअन नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमारे पीछे एक लश्कर आ रहा होगा, बहुत बड़ा लश्कर, वो पूरी कोशिश करेगा आपको नुकसान पहुँचा सके, लेकिन आप लोगों ने पीछे भी मुड़ के नहीं देखना, डरना भी नहीं है। कुछ महसूस भी हो तो तब भी नहीं पीछे देखना। मैं साथ हूँ, नुकसान नहीं होगा, फिर भी एहतियात करनी है। चारों हांडियों को उठा लिया गया। रात के अंधेरे में पीर साहब साथ साथ चल रहे हैं। 4 लोगों ने हांडियां उठाई हुई हैं। तहा कहते हैं मैं भी साथ जा रहा हूं मर्दों के साथ। मेरी ख्वाहिश है मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो मुझे मेरे मामू इशारा करते हैं नहीं, पीछे नहीं देखना। मैं बच्चा था, जवान हो चुका था, अब 10वीं में, नामी 10वीं में पढ़ रहा था, फिर भी मैं पीछे देखने की कोशिश करता। वो कहते इशारे से कहते नहीं, आगे देखो। लेकिन जब हम चल रहे थे हांडियों को लेके, ये एक ऐसी ज़मीनें थी जिसमें कुछ आबाद थी, कुछ में रेत थी। वो जो नाला चलता था वो रेत डाल के जाता था। कहते जब हम वो हांडियां लेके जा रहे थे तो ऐसा क्लियर महसूस होता था पीछे जैसे कोई चलती हुई आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा लोग चल रहे होते हैं, उनके चलने की हल्की सी आवाज़ महसूस होती थी। क्लियर नहीं, लेकिन महसूस ज़रूर होता था हमारे पीछे कोई चल रहा है। मेरी बहुत कोशिश होती मैं मुड़ के देखूं, लेकिन मामू मुझे इशारा करते नहीं। चलते चलते तकरीबन हम 1 किलोमीटर चल गए, तो हमने अंदाजे से कहा जी तकरीबन 1 किलोमीटर हो गया है। तो उसने कहा कस्सी के साथ इसको ज़मीन खोदो। कही भी कहते हैं उसको पंजाबी में, कस्सी कहते हैं उर्दू में। कस्सी के साथ, कही के साथ ज़मीन को खोदा गया और उन्होंने कहा काफ़ी नीचे गड्ढा जब खोदा जा चुका तो पीर साहब ने पढ़ाई की और एक हांडी जिसका ढक्कन बंद था उसको ज़मीन के अंदर रखा और उसके बाद कहा मट्टी डाल के बंद कर दो। उन्होंने उसके ऊपर मट्टी डाली और मट्टी डाल के बंद कर दिया गया। कहा चलो अब दूसरे कोने की तरफ। इसी तरह वो घूमते हुए दूसरे कोने की तरफ गए। वहाँ पे भी एक मट्टी का गड्ढा खोद के हांडी दफना दी, फिर तीसरी भी दफना दी, फिर चौथी भी हांडी जब दफना चुके हम लोग वापस आ गए। नज़र हमें कुछ भी नहीं आया सिवाय उन आवाज़ों के जो महसूस होता था पीछे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जब हमने हांडी वगैरह दफना ली, घर आए तो हाजी साहब ने कहा 1-1 किलोमीटर दूर वो मखलूक मौजूद है। जहाँ जहाँ तक वो हांडियाँ दफन है वो एक किस्म का हमने बॉर्डर लगा दिया है, उस एरिए के अंदर ये मखलूक नहीं आ सकती। उस 1 किलोमीटर के आगे वो मखलूक मौजूद है, लेकिन वो पूरा कबीला इस 1 किलोमीटर के अंदर नहीं आ सकता। बस एक आप लोगों ने ध्यान रखना है, कुछ दिन पाकीज़गी रखनी है, नमाज बाकायदगी से पढ़नी है और इस 1 किलोमीटर से दूर आप लोगों ने नहीं जाना। 2-3 दिनों के बाद आप बेशक जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तमाम घर वालों को हाजी साहब ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सबको 1-1 नोट दिया
और सब हैरान हो रहे थे। जो भी पीर फ़कीर आया था वो पैसे लेके जाता था। ये हाजी साहब वाहिद एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे थे जो इतने दिन तोड़ भी किया और अपनी जेब से सबको पैसे बांट रहे थे। एक फैक्ट्री मालिक थे, नेक इंसान थे, तभी शायद अल्लाह की मखलूक से प्यार करते थे। सबको पैसे जब बांट चुके तो सबने कहा मैं नहीं चाहिए, कोई भी लेने को तैयार नहीं था। तो हाजी साहब सर पे हाथ रखते और कहते ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी के लिए रख दो। नानी अम्मा के पास बैठे तो ढेर सारी नानी अम्मा ने दुआएं दी, जैसे नानी अम्मा को लग गया था कि ये एक पहुंचा हुआ शख्स है। वो भी नानी अम्मा से दुआएं लेते रहे, बैठे रहे। और उसके बाद घर वालों की बहुत ख्वाहिश थी कि आप कुछ दिन और रहें, तो उन्होंने कहा पीछे काम है, फैक्ट्री के मामलात हैं, मैं इजाज़त चाहूँगा। और यूं उनको वहाँ से रुखसत किया गया। जिस दिन उन्होंने घर वालों को बताया था कि मैं आज ये बात मजबूरन बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाई तो कर ली है कि जिस घर में आप लोग मौजूद हैं वहाँ पे बहुत बड़ा कबीला आबाद है, इतनी ज़्यादा तादाद में है कि आपके पाँव रखने की जगह भी नहीं है। तो उनको मैंने आज आपके घर से बाहर तो निकाल दिया है, घर के अंदर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक एहतियात ज़रूर करनी है, घर के बाहर जाते हुए ख़ास ख्याल करना है। ये उस दिन की बात है जिस दिन वो पूरे घर को क्लियर कर रहे थे। लेकिन जब वो हांडियाँ दफन करवा के आगे, उन्होंने कहा अब आप घर के बाहर भी आसानी से आ जा सकते हैं, इस 1 किलोमीटर के अंदर पूरा जो गोल दायरा है ये मखलूक नहीं आ सकती। बहुत कोशिश के बावजूद जब वो पजिद थे कि मैंने वापस जाना है, काम काज देखना है, पहले ही काफ़ी इतने दिन हो गए हैं, तो उनको रुखसत किया गया और वो शाकिर को कह के गया अभी आप अपने घर में कुछ दिन मज़ीद मौजूद रहो ताकि आके मुझे हालात बता सको क्या हालात हैं। उनको रवाना कर दिया गया और जब वापस आए तो उस रात भी किसी को कोई ह्योला, कोई साया, कोई कुछ महसूस नहीं हुआ। अगली रात भी नहीं। और शाकिर 1 हफ्ता मज़ीद रहा। उस 1 हफ्ते में पहले बहुत कुछ हो जाता था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो घर वालों को लगता था कि जैसे घर में अब सुकून सा है। उन्होंने ये भी कह दिया, हाँ मैं बहुत सारी लंबी कहानी आपने बहुत लंबी सुनाई। उन्होंने जब वो बैठक में थे तो उनकी वो मामी जिनके ऊपर सबको लगता था, छोटी मामी के, इनकी वजह से जादूगर ने कहा था ये सारा जादू है, घर वालों को भी शक था, उनको उनके सामने भी ला के बिठाया गया कि हाजी साहब चेक करें, हमें ये लगता है कि ये जो जादू है, हमने गोला देखा है इनके पीछे, छत पे भी जाता हुआ देखा है गोला, इनकी वजह से तो नहीं है जादू। तो कुछ देर पढ़ते रहे, उसके बाद कहा नहीं, इस बच्ची की वजह से कुछ भी नहीं है। जादूगर ने, जिसने भी जादू किया आपके घर के ऊपर, काला जादू घर के ऊपर किया है, इस बच्ची पे नहीं किया। इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। हाँ पूरा कबीला आबाद है, उसमें से कोई जिनात इसके पीछे लग जाते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो उनको भी उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा आप लोग गलत सोचते हैं इस बच्ची के बारे में। खैर वो चले गए। 1 हफ्ते तक शाकिर मामू वहाँ पे रहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं था। एक के बाद एक वाकया, एक के बाद एक वाकया, इतने वाकयात हो चुके थे, इतने वाकयात हो चुके थे। प्यार मोहब्बत वैसे ही ख़त्म हो गया था। बड़े मामू, उनकी बीवी बच्चे भी जा चुके थे, सब एक दूसरे के बात तक नहीं करते थे, चिड़चिड़ापन आ चुका था, घर का माहौल बहुत अजीब हो चुका था। इसके बावजूद अब बिल्कुल घर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी, कोई ह्योला, कोई साया, कोई जिन, कोई आग नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी घर अजीब सा था। हाजी साहब वाकई घर को क्लियर कर गए थे लेकिन घर अब वो मोहब्बतें नहीं रही थी। खैर वो कहते हैं कुछ वक्त के बाद मामू, शाकिर मामू वापस चले गए और वहीं जॉब करने शुरू हो गए। पीछे कोई भी मामला नहीं हुआ। और वो आखिरी रात थी जो अंधेरे में हमने हांडियां दफन की थी, उसके बाद से फिर कभी कोई सिलसिला नहीं हुआ। आज वहाँ पे 4 की बजाय तकरीबन 15-16 घर बन चुके हैं। ज़्यादा आबादी अब भी उस जगह पे नहीं हुई, 15-16 घर हैं। वो जगह अब भी आबाद है लेकिन फिर कोई भी मामला वहाँ पे नहीं हुआ। आपने कहा क्योंकि बहुत लंबी सुनाई आपके घर की कहानी थी, एक लफ्ज़ आपको याद था, तो हो सकता है मैं इसमें कुछ बातें भूल गया हूँ, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। इसलिए कि जब लंबी कहानी का आपने जो मुझे स्टोरी भेजी, 1 घंटे की भेजी, तो उसमें होता है कि जब 1 घंटे की होती है ना तो मुझे याद करना होता है, सारा सीक्वेंस बनाना होता है। तो हो सकता है मैं बातें कुछ भूल जाऊँ। जब शॉर्ट आप भेजते हैं 30 मिनट की, 25 मिनट की, 40 मिनट की भेजते हैं, वो मेरे लिए नहीं, तकरीबन 25 मिनट इनफ है मेरे लिए, 25-30 मिनट से ज़्यादा ना हो। तो उसको फिर मैं ढाल लेता हूँ अपने लफ्ज़ों में और उसको मैं एक सीक्वेंस तैयार करता हूँ और कहानी सुनाता हूँ। जब आप खुद लंबी सुना देना फिर ये ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये आपकी कहानी थी जो मैंने आज
की आपने मेरे लिए, जज़ाकल्लाह, लव यू सो मच। बहुत प्यारे अल्फाज कहे, मोहब्बतों का इजहार किया कि कितने बड़े फ़ैन हैं आपने मेरे लिए। मुर्शिद का लफ्ज़ यूज़ किया। मैं मुर्शिद नहीं हूँ, मुर्शिद बहुत पहुँची हुई हस्ती होती है। मैं तो एक आप स्टूडेंट हूँ, मैं एक आप सीखने वाला बंदा हूँ जो सीख रहा हूँ। बस दुआ कीजिए। मैं बहुत कामयाबी देख चुका हूँ हमज़ाद वाले मामले में, बहुत सारी मेरी एक्सपेरिमेंट जो थे कामयाब हो गया। मज़ीद कुछ है मैं वो भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ये हो सकेगा लाइव शो में भी शायद मैं कर दूं कि मैं हमज़ाद के साथ आपको आपके सवालों का जवाब लेके दूँ, लेकिन आगे अभी नहीं। तो बहरहाल आप लोग भी जी अपनी कहानियाँ भेजाएँ। लंबी होगी आज कहानी, तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजें। और जिन लोगों ने भेजी हुई आप लोग परेशान ना हो। जिसने स्टोरी लफ्ज़ लिखा है, आखिरी लफ्ज़ स्टोरी, तो उसकी कहानी तो ज़रूर शामिल होगी। जिसने स्टोरी नहीं लिखी, वो फिर मेरी मजबूरी ये है कि उसको मैं सेव ही नहीं कर सका। जब वो सेव नहीं हुई तो मैं सुनाऊंगा कैसे। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ जब भी आप अपनी कहानी भेजिए, हर दफ़ा आखिर में मैं लाइनें बोलता हूँ तो उसकी रीज़न ये है कि आप गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? आप लोग वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या लिख के भेजें कहानी, उसमें आखिरी लफ्ज़ STORY या OCS लिख दें। OCS ये उसके शॉर्ट हैं ऑफ कैमरा स्टोरी के। OCS लिख दें, या स्टोरी इंग्लिश में STORY, या उर्दू में सीन टेवटो रे छुटियरी स्टोरी लिख के लाजमी भेजें। आखिरी लफ्ज़ जब आपका स्टोरी होगा तो फिर लाजमी आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल होगी, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि स्टोरी लिखा हुआ तो उसको नंबर दे के मैं सेव कर लेता हूँ। और आपने इसको भेजना किस पे है? मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 009236655500 0092313665550। और कहानी में ये आपने लाजमी बताना है, आपने रियल लोकेशन बतानी है, अपना नाम भी रियल बताना है, गांव का नाम, मुल्क का नाम रियल बताना है, और मुझे ये भी बता देना है कि मैंने रियल बताना है कहानी में या फर्जी बताना है। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।